राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु दौरे पर आज वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज का करेंगी दौरा, साथ ही 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को भी करेंगी संबोधित। महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज की जयंती पर पुणे में शिव सृष्टि पार्क का करेंगे उद्घाटन। कोल्हापुर में भाजपा की विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर एक बार फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई करेगी पूछताछ। पिछले हफ्ते ही सीबीआई और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में कई आरोपियों की संपत्ति की थी जब्त। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं जनसभाएं और रैलियां। दोनों राज्यों में 27 फरवरी को होगा मतदान। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ दोनों देशों के बीच व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाने पर की चर्चा। कहा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में निभा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन को दी सख्त चेतावनी। कहा, अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेगा बर्दाश्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नई दिल्ली में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने की सधी हुई शुरुआत। पहली पारी में भारतीय टीम ने बनाए थे 262 रन। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच होगी भिड़ंत। वहीं अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका होंगे आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के दौरे पर आज वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को भी संबोधित करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कोयम्बटूर स्थित ईश योग केंद्र में शिवरात्रि समारोह में शामिल हुई। उन्होंने ऐतिहासिक मीनाक्षी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। और महाराष्ट्र के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की जयंती के अवसर पर पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पार्क को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस पार्क में मराठा साम्राज्य से जुड़े किलों के महत्व को रेखांकित करने के लिए 3D तकनीक का उपयोग किया जाएगा और उनके आगरा से बचकर निकलने की घटना के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े विभिन्न दृश्यों को पेश किया जाएगा। इसके बाद अमित शाह कोल्हापुर जाएंगे, जहां वो शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और न्यू एजुकेशन सोसाइटी के शताब्दी समारोह के समापन पर हिस्सा लेंगे। अमित शाह महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। अमित शाह का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर एक बार फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई आज फिर से
पूछताछ करेगी। पिछले हफ्ते ही सीबीआई और ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब घोटाले में शामिल कई आरोपियों की संपत्ति जब्त की थी। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से कुछ मोहलत मांगी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई से आज पूछताछ करने का नोटिस मिला था। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई से अनुरोध किया है कि दिल्ली की बजट की तैयारी के कारण फरवरी के बाद वे किसी भी दिन का समय दें। बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। फरवरी के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। और मेघालय में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। स्टार प्रचारक और सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। असली मुकाबला गारो हिल्स में चल रहा है। यहां 24 सीटें दांव पर हैं और यहीं से मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी, हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कॉनराड के संगमा, तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने गारो, खासी और जयंतिया पर्वतीय क्षेत्र में कल जनसभाएं की। राज्य में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मेघालय की बात करें तो मेघालय में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 300 शुरू किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मिशन 300 के अंतर्गत सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों में 300 मतदान केंद्रों की पहचान की गई है, जहां मतदान का प्रतिशत राज्य के औसत मत प्रतिशत 87 से भी कम था। We have launched one project, one campaign called Mission 300 for those polling stations which are below the state average. Our state average is quite robust, almost 87%, 5 polling stations in every constituency which are below state average. So we launched this program on Valentine's Day incidentally. So we call it My Vote, My Valentine. Love your vote, love your state, love your voice. And we hope that with this campaign, because we have involved the stakeholders from the headmen to the leaders, to the youth organizations, the women's organization. So we hope that with this there will be a rise in the voting percentage. We are not too bad at 87%, but we hope to take it to 90 and above. और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। राज्य में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में सुचारू रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव कार्यालय लगातार विभिन्न संबद्ध पक्षों के संपर्क में है। मतदान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी ने भी कल नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और पार्टी के अध्यक्ष चिंगवांग कोनियाक ने ये घोषणा पत्र जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों में हताहतों की संख्या 46,000 को पार कर गई है। तुर्की में भूकंप ने 40,600 से अधिक लोगों की जान ले ली, जबकि उसके पड़ोसी सीरिया में 5800 से अधिक लोगों की मौत हुई है। आपदा ने 2,64,000 से अधिक अपार्टमेंट को तबाह कर दिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं और हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। C20 कार्यकारी समूह आज शिक्षा और डिजिटल परिवर्तन पर एक पैनल चर्चा आयोजित करेगा। पैनल चर्चा का विषय है विविध शिक्षार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा। आज 2 बजे से 3:30 बजे के बीच पैनल चर्चा का आयोजन किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ साझेदारी में मार्टिन फाउंडेशन ने एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के जरिए स्कूल स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करना मकसद है। इस मौके पर तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने भी यहां पर मौजूद रहीं। वहीं इस पहल के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से कक्षा 6ठी से 12वीं तक के 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 150 PICO सैटेलाइट डिज़ाइन और डेवलपमेंट करने में सक्षम बनाया गया है, जिन्हें रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाना है।
हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 3 फरवरी को शुरू हुए 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आज अंतिम दिन है। सूरजकुंड मेले को लेकर हरियाणा के अलावा दिल्ली एनसीआर के लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। विभिन्न शहरों से आए लोगों ने जमकर खरीदारी की। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 के लिए थीम स्टेट है, जो इस क्षेत्र से विभिन्न कला रूपों और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित कर रहा है। इस मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प, हथकरघा और भारतीय कला को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और ये अपनी तरह का एक अनूठा अनुभव है। अनेकता में एकता की झलक दिखलाता ये मेला रंग बिरंगी छटा बिखेरता है और देश विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। ये मेला देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों में भी खूब प्रचलित है। इसे देखने के लिए अलग अलग देशों के लोग यहाँ आते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मी का एहसास होने लगा है। शिमला में फरवरी में ही तापमान बढ़ गया है। हिल्स क्वीन शिमला में फरवरी में न्यूनतम तापमान ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला में न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री के साथ फरवरी की सबसे गर्म रात रही, जो सामान्य से 11 डिग्री अधिक है। शहर में आखिरी बार 23 फरवरी 2015 को न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। वी मुरलीधरन ने मेलबर्न में कल ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ दोनों देशों के बीच व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसके साथ ही वी मुरलीधरन ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ हुई बातचीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने भारतीय समुदाय के अपार योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका ये योगदान ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों को और मजबूत बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सिंगापुर का भी दौरा करेंगे। वी मुरलीधरन फिजी के नांदी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन से इतर चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की और उन्हें अमेरिकी हवाई क्षेत्र में जासूसी गुब्बारे भेजने के अपने गैर जिम्मेदाराना कृत्य को नहीं दोहराने की चेतावनी दी। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि सचिव ने चीन को स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि अमेरिका अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा, अभी चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की। मैंने चीनी नागरिक निगरानी गुब्बारे की घुसपैठ की निंदा की और जोर देकर कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। मैंने चीन को रूस को सामग्री सहायता प्रदान करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन राहत कार्यों को देखने के लिए तुर्की का दौरा करेंगे। इसके बाद वे राजधानी अंकारा में तुर्की के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, जहां वे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू और तुर्की के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से विनाशकारी भूकंपों के बाद तुर्की को जारी अमेरिकी समर्थन पर चर्चा करेंगे।
इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण नाटो सहयोगी के रूप में तुर्की के साथ अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप की वजह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है। सीरिया में मध्य दमिश्क के काफ्र सूसा पड़ोस में एक इमारत पर इजरायली रॉकेट हमले में आज सुबह कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। सीरियाई सेना के अनुसार हवाई हमले से राजधानी के बीचों बीच ओमायत चौक के पास घनी आबादी वाले इलाके में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये हमला ईरानी प्रतिष्ठानों के पास एक बड़े सुरक्षा परिसर के करीब किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कई लोग हताहत और घायल हुए हैं। लगभग 1 दशक से इजराइल संदिग्ध ईरानी प्रायोजित हथियारों की हस्तांतरण और सीरिया में कर्मियों की तैनाती के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है। इजरायली अधिकारियों ने इस तरह के हमलों के लिए शायद ही कभी जिम्मेदारी स्वीकार की है। पश्चिमी खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान ने हाल के वर्षों में सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार किया है और अधिकांश राज्य नियंत्रित क्षेत्रों में इसकी पकड़ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 1 साल होने वाले हैं। वहां के हालात को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक बड़ा बयान दिया है। सुनक ने राष्ट्राध्यक्षों, रक्षा मंत्रियों और विश्व के अन्य नेताओं की वार्षिक बैठक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि रूस को यूक्रेनी पुनर्निर्माण के लिए भुगतान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रूस आक्रामकता के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया मजबूत नहीं थी। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन ने एक बार फिर युद्धग्रस्त यूक्रेन का समर्थन किया है। उर्सुला ने जोर देकर कहा है कि यूरोपीय संघ यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कुछ भी करेगा। कीव की चेतावनियों के बाद भी उनकी सेना को जल्द अधिक आपूर्ति की आवश्यकता है। यूरोपीय आयोग यूक्रेन की मदद की खातिर गोला बारूद खरीदने के लिए अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के तरीकों की तत्काल तलाश कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। दूसरे मैच की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 61 रन के आगे खेलना शुरू किया है। ताज़ा जानकारी मिलने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 262 रन बनाए। पहली पारी में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। केएल राहुल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर सस्ते में पवेलियन लौट गए। रोहित 32 रन, राहुल 17 रन, पुजारा 0 रन, अय्यर 4 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली 84 गेंद में 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 114 रनों की शतकीय साझेदारी करते हुए भारत को राहत दी। अक्षर ने लगातार दूसरी पारी में बेहतरीन अर्धशतक लगाया। वे 115 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अश्विन 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नेथन लॉयन ने 5 विकेट लिए। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच भिड़ंत होगी। वहीं अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने होंगे। कल इंग्लैंड ने भारत को 11 रनों से हरा दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 20 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन ही बना सकी। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ये पहली हार है। भारत की तरफ से ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 52 रन बनाए। हालांकि वो टीम के काम नहीं आ सके। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने कोई पदक जीता है। रविवार शाम खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत को चीन से 2-3 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। सेमीफाइनल में भारत के एचएस प्रणय और पीवी सिंधु को एकल प्रतियोगिता में मिली हार के बाद पुरुष युगल जोड़ी ध्रुव कपिला और चिराग शेट्टी को जीत मिली। इसके बाद त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने भी महिला युगल स्पर्धा में जीत हासिल की। हालांकि मिक्स्ड डबल्स में ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी को सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सपना भी
टूट गया। ओलंपिक 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। खेलों के सबसे बड़े आयोजन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने खेलों के आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ब्रिस्बेन ओलंपिक के लिए लगभग $5 अरब खर्च करेगी। ओलंपिक 2032 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर करेगा। इसके मद्देनजर ऑस्ट्रेलियाई सरकार एक्शन में आ गई है। ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार और क्वींसलैंड राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक से पहले नए खेल परिसरों के निर्माण और मौजूदा स्थानों के नवीनीकरण करने के लिए संयुक्त रूप से $4.9 बिलियन खर्च करेंगे। संघीय सरकार ब्रिस्बेन एरिना के विकास के लिए $1.7 बिलियन प्रदान करेगी, जबकि क्वींसलैंड सरकार गाबा क्रिकेट मैदान के पुनर्निर्माण के लिए $1.85 बिलियन का फंड देगी। वहीं 16 नए या उन्नत स्थानों के लिए दोनों सरकारें समान अनुपात में वित्त पोषित करेंगी, जिनमें $1.3 बिलियन प्राप्त होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महान दिन है। ये ब्रिस्बेन शहर और क्वींसलैंड के लिए एक महान दिन है, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक शानदार दिन है। $4.8 बिलियन का ये समझौता दिखाता है कि जब सरकारें एक साथ काम करती हैं तो वे क्या क्या कर सकती हैं। मुझे पता है, एक सिडनी साइडर के रूप में देखें तो यहाँ क्वींसलैंड में खेल जो अंतर ला सकता है, ये इस शहर को एक वैश्विक शहर के रूप में मजबूत करेगा। इससे ब्रिस्बेन को फायदा होगा, इससे क्वींसलैंड के पूरे राज्य को लाभ होगा, साथ ही हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। क्वींसलैंड के प्रीमियर अनास्तासिया प्लाजुक का कहना है कि वे इस आयोजन के लिए भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कोई फंडिंग नहीं मांगेंगी। वहीं खेलों के लिए कुल लागत को संशोधित कर $3.4 बिलियन से $4.8 बिलियन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले साल 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी में ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया में 32 सालों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। ब्रिस्बेन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर बन जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज
यानी घोड़ा तलवार युद्ध लड़ाई विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। और वहीं मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में इससे संबंधित आज बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नागपुर के ऐतिहासिक महल क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने शिव जयंती के अवसर पर शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।